1980 और 1990 के दशक में आपने स्कूलों में एक गाना सुना होगा। गाना दोहराया जाता था। वो गाना ये है कि इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। जिन्होंने इस गाने को आत्मसात कर लिया, इस गाने को रट लिया, आज वो नेतागिरी कर रहे हैं, कहा जाए तो नेतृत्व कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की खास सीरीज अभ्युदय में आप सभी का स्वागत है। इस कड़ी में हमारे साथ हैं जयश मतलब जय आदिवासी युवा शक्ति के राष्ट्रीय संयोजक, साथ ही कांग्रेस पार्टी के विधायक हीरालाल अलावा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कहाँ बच्चों को पढ़ाते थे, एमबीबीएस कराते थे, दिल्ली में एम्स में आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे, अचानक कहाँ राजनीति की तरफ आ गए? क्या कारण रहा? देखिए, आज़ाद भारत के इस 75वें अमृतकाल में आज भी देश में ऐसे हिस्से हैं जहां पर अंतिम पंक्ति में खड़ा आदिवासी वर्ग जो अपनी मूलभूत सुविधाओं, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उन इलाकों में नहीं पहुंची है। आज भी आदिवासी इलाके एक उम्मीद की किरण है, एक उम्मीद रखे हुए कि आज आज़ाद भारत में उनका कुछ भला होगा, सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचेगी। लेकिन वो योजनाएं कैसे पहुंचेगी, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका विकास कैसे होगा, उनके लिए कोई तो आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए। और जो हमने जो महसूस किया था, मैंने जो महसूस किया था कि हमारे आदिवासी समाज से देश में 47 आदिवासी सांसद आरक्षित सीटों से लोकसभा पहुंचते हैं और देश की लगभग सभी विधानसभाओं में 500 से ज़्यादा आदिवासी विधायक है। लेकिन आज आदिवासियों के जिन संवैधानिक मुद्दों को, जिन संवैधानिक प्रावधानों को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आदिवासियों के विकास, सुरक्षा, संरक्षण के लिए दिए हैं, आज 75 साल बाद भी वो प्रावधान ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए। जैसे कि अनुसूची 5, अनुसूची 6, वन अधिकार कानून, ये कानून प्रावधान बहुत कुछ है संविधान में, लेकिन आज आदिवासी इलाकों में संवैधानिक व्यवस्था कहाँ पहुँची है? आज भी आदिवासी इलाकों में कहीं न कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं आदिवासी इलाकों में नहीं पहुँची। आज भी हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला देश में सबसे अति पिछड़े जिलों की गिनती में आते हैं। तो ये सब चीज़ें दिल्ली एम्स में रहते हुए मैं ऑब्जर्व करता था और एक दिल में एक दर्द था कि आज आदिवासी इलाकों का विकास कैसे किया जाए, वहाँ पर सरकार को कैसे पहुँचाया जाए। तो मैंने इस बात के लिए निश्चय किया, निर्णय किया कि जब तक मैं खुद इस राजनीतिक व्यवस्था के भीतर नहीं पहुंचूंगा, विधानसभा या लोकसभा में नहीं पहुंचूंगा, तब तक आदिवासियों की आवाज़ को इस देश के लोकतंत्र में कभी नहीं सुना जाएगा। हमारे आदिवासी नेता तो बहुत हुए। जयपाल सिंह मुंडा जी जैसे आदिवासी नेतृत्व संविधान सभा और लोकसभा में पहुंचकर उन्होंने मुखर होकर आदिवासियों की बात डंके की चोट पर करी, लेकिन कहीं न कहीं उनकी बात भी इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने, भारत के संवैधानिक व्यवस्था ने अनदेखा किया। और आज ये नतीजा है कि आदिवासी इलाके भूखमरी, कुपोषण, गरीबी, पलायन जैसे गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। और ऐसे समाज को अगर इस देश की मुख्य धारा से जोड़ना है तो समाज में ऐसे युवाओं को जो संवैधानिक अधिकारों को ज्ञान रखते हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों के विकास के सपने देखते हैं, जिनके मन में, जिनके दिलो दिमाग में आदिवासियत के प्रति प्रेम होगा, आदिवासियत के प्रति जज्बा होगा, जुनून होगा, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को राजनीति की मुख्य धारा में, विधानसभा और लोकसभा में आना चाहिए। उसी सपने को, उसी परिकल्पना को साकार करने के लिए मुझे राजनीति की मुख्य धारा में आना पड़ा। और इसके पीछे हमारे बिरसा मुंडा, टेंटे भील, वीर गुंडाधुर, सिद्धू कानू और राणा पुंजा भील जैसे आदिवासी क्रांतिकारियों के जो अधूरे सपने थे, उनके सपनों को पूरा करने का भी मुझे एक मौका मिल रहा है। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आती है कि अब मैं आपसे डॉक्टर साहब कहूँ कि विधायक जी कहूँ, आपको सुनने में ज़्यादा क्या पसंद लगता है? देखिए, मेडिकल
प्रोफेशन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है और मेडिकल एमबीबीएस और एमडी जनरल मेडिसिन और रोमेटोलॉजी जैसे ब्रांच में असिस्टेंट प्रोफेसर रहने के बाद में बहुत गहराइयों तक साइंस को समझने का एक मौका मिला। और आज भी अब हमारे गृह क्षेत्र कुक्षी में मैं गरीब वर्ग के लिए मैं निःशुल्क में रोमेटोलॉजी के पेशेंट देखता हूँ। और जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, जहाँ पे मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, तो हमारे गरीब वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क रहता है। तो ये प्रोफेशन, इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इस प्रोफेशन में रह के हम एक सीमित क्षेत्र के लोगों की सेवाएं कर सकते हैं। लेकिन इस लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा और लोकसभा में आते हैं और पढ़े लिखे युवा आते हैं, तो इस प्रदेश और देश के करोड़ों हमारे आदिवासी भाइयों के लिए हम लोग मुखर होकर आवाज़ उठा सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं, उनके लिए नए नियम और नीतियाँ बनवा सकते हैं। बचपन में कभी सोचा था कि विधायक बनेंगे? नहीं, बिल्कुल हैं? ये सोचा था कि विधायक बनेंगे, फिर उसके बाद जब आप मेडिकल लाइन में गए तो उस समय ये सोचा था कि जैसे जैसे संगठन को आप द्वारा बनाया जाएगा? कहाँ से ये सारी चीज़ें आई? देखिए, ये वक्त इतना ताकतवर और इतना बड़ा गुरु होता है, वो हमें हर चीज़ सिखाता है। और वक्त के साथ साथ हमने चीज़ों को सीखा है, देखा है, महसूस किया है। और जो समय के साथ जो ज़रूरतें महसूस होती थी, उन ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को ढालने का कोशिश किया। देखिए, मैंने तो डॉक्टर बनने का भी नहीं सोचा था। 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया। बायोलॉजी लेने के बाद क्योंकि ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में अवेयरनेस नहीं के बराबर होता है, लेकिन विज्ञान के प्रति रुचि बचपन से रही है। और बचपन से रुचि रहने का फ़ायदा मिला कि साइंस जब सब्जेक्ट लिया और जब 12th पास की, तो उस समय हमारे मित्रों ने, हमारे टीचरों ने जब कहा कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आपको डॉक्टर बनना चाहिए, तो निश्चित ही उस प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन की और पीएमटी की तैयारी करी और उसमें एंट्री मिली मुझे। और मेडिकल प्रोफेशन में जाने के बाद में बहुत कुछ मतलब मानव शरीर को और मानव विज्ञान को बहुत गहराई से समझा, जाना। और उसके बाद जो दिमाग में जो एक हमेशा एक चीज़ें उठती रहती थी, हमारे आदिवासी इलाकों में अंधविश्वास एक बड़ी, पूरे देश के लिए एक बड़ी चुनौतियां हैं कि कहीं डायन के नाम पे आदिवासी महिलाओं को मार दिया जाता है, कई तंत्र मंत्र के नाम पे कई लोगों की, मासूमों की बलि दी जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर आदिवासी इलाकों में अंधविश्वास होता था। और उस अंधविश्वास से लड़ने के लिए जो मेडिकल में घुसने के बाद में मुझे, मेरे अंदर जो जज्बा और जुनून और जो विचार बदले हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एक वैचारिक क्रांति का जो उदय हुआ है हमारे भीतर में, उस देश की व्यवस्था और आदिवासी इलाकों में जो अंधविश्वास जो फैला था, उसके खिलाफ लड़ने का एक जज्बा और जुनून पैदा होते मेडिकल साइंस से आया है। और मेडिकल साइंस से आने के बाद में जो आदिवासी इलाकों के गंभीर स्थिति है, जो पिछड़ापन है, कहीं ना कहीं उनके साथ शोषण और अत्याचार जो होता था, तो उसके खिलाफ हम कैसे लड़ सके, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए राजनीति में आने का जज्बा प्राप्त हुआ और उसी लड़ाई को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। घर वालों के बीच कभी ऑब्जेक्शन नहीं बना था कि जब आप दिल्ली एम्स में थे, एमबीबीएस की, मतलब एमबीबीएस के छात्रों को पढ़ा रहे थे, उसके बाद यहाँ पे समाज सेवा में आए, उस समय तो सोचा नहीं होगा कि भाई हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे? तो घर में दिक्कत नहीं आई थी? घर वालों ने कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया था? बिल्कुल, ये बात सही है कि जब मेडिकल प्रोफेशन में था तो घर वाले बड़े खुश थे, ज़्यादा खुश थे कि हमारा बेटा डॉक्टर है और डॉक्टर बन के हमारी सेवा करेगा, गाँव वालों की सेवाएँ करेगा। और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए, उनके लिए एक प्राउड का विषय था। लेकिन जैसे हमने युवाओं को एकजुट करके जयस जैसा संगठन जब हमने सोशल मीडिया के माध्यम से खड़ा किया, तैयार किया और ग्राउंड लेवल पे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जब सभाएं, कार्यक्रम करना शुरू किया, तो घर वालों को की तरफ से कई ऑब्जेक्शन होते थे कि आप मेडिकल में बहुत अच्छे प्रोफेशन में हो, आप अपने डॉक्टरी करो। लेकिन हमने फिर भी घर वालों से कई बातें हम छुपाते थे कि नहीं, हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो समाज के लोगों को जागरूकता करते हैं, एक मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वक्त आ गया विधानसभा में जाने का, तो जब चुनाव लड़ा तो निश्चित ही घर वालों ने, गांव वालों ने और दोस्तों ने, मित्रों ने, सब ने दिल खोल के सहयोग किया, चुनाव प्रचार प्रसार में मदद करी। और जब विधानसभा में पहुंच गया और वहां पे जब आवाज़ उठाई लोगों के लिए, देश के करोड़ों अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों के लिए आवाज़ उठाई, तो
घर वालों ने भी साथ दिया, दिल खोल के साथ दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पूरे देश के लोगों के लिए अंतिम पंक्ति में खड़े शोषित पीड़ित मजदूर किसानों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और जब आवाज़ उठाने को शुरुआत की तो पूरे देश के लोगों का, युवाओं का और सभी समाजों का मुझे समर्थन मिला। तो जब आप स्कूलिंग में थे, पढ़ाई करते थे, तब आप कैसी स्थिति थी? जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट बेंचर थे, मिडिल बेंचर थे, बैक बेंचर थे, ये अलग अलग। जैसे मुझसे अगर कोई बात करता है तुम कौन थे, क्या थे, तो हम तो साफ स्तर पे बोलते हैं, हाथ उठा के, हम तो बैक बेंचर थे। नहीं, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैं तो एक छोटे से गांव, आदिवासी गांव से निकल के आया था। और जब मैं गांव के निकल के आया था तो मुझे तो हिंदी बोलते भी नहीं आती थी। वहाँ के आदिवासी जो लोकल बोली थी हमारी, वही भाषा बोलते थे, और मैं बहुत शर्मीले स्वभाव का हुआ करता था। मैं कभी भी क्लास में फ्रंट लाइन की सीट पे कभी नहीं बैठा, मैं हमेशा पीछे ही बैठता था। और मुझे, मेरे मन में हमेशा डर लगा रहता था कि सर मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछ ले, और पूछ लेगा नहीं आएगा तो मेरी बेइज्जती होगी। ये मुझे हमेशा से हिचक रहती थी। और क्योंकि उसमें बहुत सारी थी, एक स्वभाव था, और साथ साथ में जब भाषा का एक चैलेंज था कि नहीं, जब हम लोग हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाते थे तो उस समय भी एक हिचकिचाहट होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज़ें हम सीख गए, हिंदी सीख गए, अंग्रेजी सीख गए, और लोगों से कम्युनिकेशन एक करने का एक जज्बा, आत्मविश्वास आ गया, तो फिर हम फ्रंट लाइन पे धीरे धीरे, मतलब वो हमको 9th क्लास से आया, जबकि 9th क्लास तक काफ़ी, मतलब एक मन में टीचरों के प्रति और एक शहरी क्षेत्र के जो एक वातावरण था उसके प्रति एक हिचक सी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे जब उस बोलने में, पढ़ने में और सब चीज़ में एक्सपर्ट होते गया, तो धीरे धीरे हम फ्रंट लाइन पे आते गया हूँ। और भाषण देने का जज्बा 10वीं के बाद पैदा हुआ धीरे धीरे। हम जब हमारे स्कूल वगैरह में गणतंत्र दिवस कल्चरल फंक्शन होते थे तो हम लोग सिंगिंग के माध्यम से और अपने भाषणों के माध्यम से पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा। और जब मेडिकल में प्रवेश किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में जनरल मेडिसिन की डिग्री करी, तो और कॉन्फिडेंस आया कि हम अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और लड़ सकते हैं। ये एक जज्बा जुनून अपने आप पैदा होते गया। ये सब धीरे धीरे एजुकेशन के कारण आया है। मैं पूरा श्रेय मेरी मेडिकल एजुकेशन को देता हूँ कि मेडिकल एजुकेशन के जाने के बाद में बहुत सारी चीज़ जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, और फिर सबका सपोर्ट, और एक शुरू से ये मेरे भीतर एक सकारात्मक सोच रही है। कभी भी मैं चीज़ों को या लोगों को नकारात्मक नज़रिए से मैंने नहीं देखा। हमने हमेशा हर चीज़ को एक शुरू से बचपन से सकारात्मक सोच रही कि मुझे ये करना, तो मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इसमें कर ही लूँगा। जैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करते तो हमारी फैमिली में दूर दूर तक कोई पंच से लेके, सरपंच से लेके या विधायक, सांसद तो बहुत दूर की बात है, कोई दूर दूर न मेरे गांव में कोई ऐसे राजनीतिज्ञ रहे हैं। लेकिन शुरू से एक जज्बा रहा है कि कोई चीज़ करना है तो उसे पूरा करना है। और जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे विधानसभा में जाना चाहिए, तो मैं तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं था, उसके बावजूद भी मैं हम लोगों के संगठन और सबका आशीर्वाद रहा कि डायरेक्ट मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाने का एक सौभाग्य मिला। और ये मेरे लिए गर्व की बात है, और युवाओं के लिए भी गर्व का विषय कि एक ऐसा युवा जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि हमारे ट्राइबल में तो आज भी राजा का बेटा राजा बनेगा, वही वाला कंसेप्ट है। बीजेपी जैसे पार्टी में जब तक 10-15 साल आरएसएस की ट्रेनिंग नहीं हासिल करो तब तक आपको विधायक के सांसद का टिकट नहीं देगा। लेकिन मैंने तो न किसी पार्टी का झंडा उठाया, न किसी आरएसएस बीजेपी की ट्रेनिंग ली, फिर भी डायरेक्ट एमएलए बन गया। तो ये हमारे देश के नए युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा है कि हम बन सकते हैं एमएलए और सांसद। हम डायरेक्ट बन सकते हैं, लेकिन जज्बा, जुनून और आत्मविश्वास होना चाहिए, एक सकारात्मक नज़रिया होना चाहिए। हमने हमेशा, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं सपने में कि नहीं बनूंगा। मुझे जब मैंने एमबीबीएस किया था, एमबीबीएस करने के बाद मुझे पीजी करना था, और पीजी सिर्फ और सिर्फ मुझे जनरल मेडिसिन में करनी थी। तो अब सीटें बहुत कम होती थी, 2-4 सीटें थी जनरल मेडिसिन की, और मध्य प्रदेश में 400-500। अब तो मेडिकल कॉलेज बहुत बढ़ गए। आपने तो 2000
2001 और 2002 में तैयारी वगैरह की होगी। 2000 में तैयारी करी थी और 2009 में पीजी में एडमिशन लिया था। तो मेडिकल में जो अपनी पसंद की ब्रांच होती है, जैसे जनरल मेडिसिन, तो उसमें 2-4 सीटें थी। अब 100-500 लड़के कंपटीशन और 5 लोगों में मेडिसिन उठाना तो एक चैलेंज था कि वो मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन वही चाहिए, लेकिन वही ली और पीजी किया। और जब प्लान किया कि नहीं विधायक बन के अंदर जाना है तो बन के दिखाया। फर्स्ट टाइम में जहाँ मुझे टिकट दिया था, मतलब मैंने तो मेरे गृह क्षेत्र को उक्सी से मांगा था, लेकिन मुझे बनावर से मिला। और जिस क्षेत्र में मैं नहीं गया था कभी, मैं मतलब उस क्षेत्र में मेरा कभी चुनाव से पहले कभी दौरा भी नहीं हुआ था, पॉलिटिकल दौरा, उसमें टिकट मिला और मैं 40,000 मतों से जीता। तो कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच और एक अंदर आत्मविश्वास था कि हम जीतेंगे, तो जीते। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, जब हमने रिसर्च की, हमारी टीम ने रिसर्च ये निकल के सामने आया, और आपने भी अभी बताया कि आपके गांव, आपके घर से ना कोई पंच था, ना सरपंच था, विधायक तो बड़ी दूर की बात है। पिताजी शासकीय शिक्षक थे, कुल मिला के मास्टर जी आपके पिताजी। तो जब आपने MBBS में एडमिशन लिया, डॉक्टर बने, पीजी में लिया, फिर उसके बाद एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बने और फिर विधायक बने, तो इन दोनों समय पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी हेडमास्टर होकर रिटायर रहे। मेरी मम्मी अभी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, और उनको बचपन से ही मेरे ऊपर विश्वास था, भरोसा था कि मैं जो भी करूँगा अच्छा ही करूँगा। तो उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ के लिए, कुछ भी करने के लिए जीवन में कभी रोका नहीं कि ये गलत है, इसको मत कर। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा जो भी निर्णय करेगा अच्छा निर्णय करेगा। और मैं धन्यवाद, और उनको मेरे लिए हमेशा आभारी हैं, उनके लिए मैं हमेशा आभारी हूँ, और उनके श्री चरणों में हमेशा मेरा वंदन अभिनंदन रहेगा कि मुझे, मेरे अंदर जो एक उन्होंने रोकने टोकने वाला उनका ज़िंदगी में मेरे लिए कभी कॉन्सेप्ट नहीं रहा। ये अलग बात रही कि कई बार मम्मी की बातें नहीं सुनता था तो डांट पड़ जाती थी, लेकिन शिक्षा के संबंध में, राजनीति के संबंध में कभी भी उन्होंने मुझे रोकने टोकने की बात, मतलब रोकने टोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने हमेशा हौसला अफजाई करने का काम किया, और उनको तो विश्वास था कि उनका बेटा जो भी करेगा अच्छा करेगा। और इस प्रकृति का और हमारे लोगों का, पुरखों का आशीर्वाद है कि हमने अभी भी राजनीति के 4 साल के करियर में किसी भी गरीब हो, चाहे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय के हो, उसका बुरा करने का कभी कोशिश नहीं किया। हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करी। हमने पार्टी से भी ऊपर उठ के काम किया। हमने कभी ये नहीं सोचा कि इस पार्टी से है, उस पार्टी से, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाज हित, जनहित और देश और प्रदेश के विकास का रहा है। हमने एक बड़ी सोच के साथ, बड़े लक्ष्य के साथ, इस राष्ट्र में हमारी भागीदारी क्या हो, इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमारा योगदान क्या हो, और एक युवा होने के नाते हम अपनी ऊर्जा को कैसे सदुपयोग करके इस भारत भूमि को सोने की चिड़िया वापस बनाए, उस दिशा में हमारे काम करने का संकल्प रहा है। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी जब पिताजी गांव में घूमते होंगे कि हमारा बालक तो दिल्ली में है, डॉक्टर्स को पढ़ाता है? एक डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात होती है, एक डॉक्टर्स बनाना बहुत बड़ी बात होती है। आप डॉक्टर्स बनाते थे, तो उस समय पिताजी क्या कहते थे? जब छोड़ के अगर विधायक बने तो उस समय पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, जब मेरा 2001 में श्यामसा मेडिकल कॉलेज में PMT के लिए चयन हुआ था, तो मैं, हमारे 20-50 गांव में एकमात्र ऐसा युवा था, आदि ट्राइबल युवा था, जिसका उस क्षेत्र से डॉक्टरी के लिए सिलेक्शन हुआ। तो मेरे पिताजी के लिए तो वही बहुत बड़ा गर्व का विषय हो गया था कि मतलब 50 गांव के बीच में कोई पहला बंदा है जो डॉक्टरी प्रोफेशन में सिलेक्शन हुआ है। तो उनका तो सीना फख्र से उसी समय चौड़ा हो गया था। और जब मेडिकल प्रोफेशन का, खैर हमारे पिताजी को जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कौन से विषय में आपको डिग्री करना है, ये बहुत ज़्यादा उनको नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी आप जिस सब्जेक्ट में भी डिग्री करना चाहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी पसंद का आप चुनिए। तो जब पीजी में सिलेक्शन हुआ, हमारी पसंद की ब्रांच मिली, तो वो भी हमारे लिए प्राउड का विषय था। और जब दिल्ली जैसे, जब देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट, दिल्ली एम्स जैसे संस्थान में जब चयन हुआ, और वहाँ पे जब मैं सीनियर रेजिडेंसी करने के बाद प्रोफेसर बन गया, तो वो एक अलग प्राउडनेस था कि जो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल, जहाँ पर भारत ही नहीं, आसपास के कई देशों के
मरीज वहाँ पे इलाज करवाने के लिए, बेहतर इलाज करवाने के लिए आते हैं। और वहाँ पे मुझे एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जैसे और रूमेटोलॉजी जैसी ब्रांच में रहकर सेवाएं करने का मौका मिल रहा था, तो हमेशा उनको गर्व और प्राउड होता था। और जब पॉलिटिक्स में आए तो वो भी एक बात महसूस करते थे कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकारों के, खासकर 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची जैसे गंभीर प्रावधानों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई तो चाहिए। इस बात की उनको भी कमी महसूस होती थी। और जब मैंने निर्णय लिया पॉलिटिक्स में जाने का, तो उन्होंने स्वागत किया उस चीज़ के लिए और उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। विधायक बनने के बाद लाइफस्टाइल में कोई अंतर आया? क्योंकि डॉक्टर थे, डॉक्टर के बाद क्षेत्र में उतरे, रिस्क लिया, फिर विधायक बने, तो कुछ अंतर विधायक बनने के बाद क्या अंतर आ गया? बिल्कुल, जब दिल्ली एम्स में रिटर्न आया और दिल्ली एम्स से हमारे गृह क्षेत्र कुक्षी की ओर जब बढ़ा, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जीवन यापन करना है, सरकारी नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी जब मध्य प्रदेश सरकार ने नियुक्ति हुई तो मुझे कम से कम 200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन वापस आने का मेरा एक मकसद था कि अपने गृह क्षेत्र में, अपने गांव के आसपास रहकर वहाँ पे युवाओं को अवेयरनेस करें, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको जानकारी दूं, उनकी मदद कर सकूं, ये मेरा जज्बा था। तो अब मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक स्थिति की थी कि दिल्ली एम्स में मैं 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का जॉब छोड़ के एक छोटे से गांव में आ जाना। वहाँ पे हमारे पास पैसे एकदम से, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में मरीज आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे पहचान बनाने में बहुत समय लगता है। तो आर्थिक चुनौतियाँ थी मेरे साथ में, और आर्थिक चुनौतियों के साथ साथ में एक छोटा सा क्षेत्र था, कुक्षी से घर तक का एक लाइफ स्टाइल हो गया था। लेकिन जैसे एमएलए बना तो पूरे जीवन में कई बदलाव आए, कई लोग मिलने वाले हुए, कई लोगों की अपेक्षा बढ़ गई, और एक आर्थिक रूप से जो समस्याएं थी कि हमारा क्या होगा, तो कम से कम एमएलए बनने के बाद में हमको सरकार की तरफ से एमएलए की जो फैसिलिटीज़ जो मिली है, कम से कम एक भोपाल में छोटा सा घर मिला, क्षेत्र में आने जाने के लिए हमारे पास 4 व्हीलर की सुविधाएं हो गई, लोगों इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलने का एक सौभाग्य मिला। क्योंकि पहले एक छोटे से सीमित क्षेत्र में दायरा था, अभी पूरे मध्य प्रदेश में हम कहीं भी घूम सकते हैं, शासन प्रशासन से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, सरकार से हमारी मांग मान सकते हैं। लोगों की जो समस्या होती है, जो पीड़ित दुखी लोग जो आते हैं, उनके लिए डायरेक्ट विधानसभा में हम विधानसभा प्रश्न लगाकर हम उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो एक अलग आनंद की अनुभूति होती है कि हम लोगों के दर्दों को, उनकी समस्याओं को जानकर उनका हल कर सकते हैं। सरकार से, कलेक्टर, एसपी और सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों से, मंत्रियों से हम डायरेक्ट बात करके गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो एक अलग अनुभूति है एमएलए बनने के बाद, एक पावर फील होता है कि हम ज़्यादा मदद कर सकते हैं। और जो एक तानाशाही सिस्टम आदिवासी इलाकों में चलता है, प्रशासन, एसडीएम, कलेक्टर या जो एसपी लोगों का, कि आदिवासियों को किसी को भी उठा लेना, जेल में डाल देना, उनके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज कर देना, तो जब से एमएलए बना तो कम से कम ये चीज़ें उनको नहीं करने देते। हम लोग सामने खड़े होते हैं, लड़ते हैं गरीब लोगों के लिए। तो ये अलग अनुभव है, पॉलिटिक्स का एक पावर है। और लगता है कि नहीं, हम लोग इस लोकतंत्र में और इस व्यवस्था में एक हिस्सा बनकर हम लोगों की मदद कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की। विधायक जी अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं, कई सारे सर्किट हाउस खुल जाते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ भी होता है कि सर्किट हाउस में बैठे विधायक जी, जिसे समस्या है तो सर्किट हाउस पहुंच जाए, विधायक जी बैठे, ऐसा कभी होता है क्या? देखिए, जनता की विधायक के प्रति बहुत सारी उम्मीदें रहती है, और उनकी सबकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना एक हम लोगों के लिए चैलेंज होता है। और निश्चित ही जब भी क्षेत्र में जाते हैं तो जनता की कई समस्याएं होती है, कई मांग होती है उनकी, तो आते हैं सर्किट हाउस हो, चाहे हम तो गाँव में खटला सभा कर लेते हैं, गाँव में भी बैठ जाते हैं, गाँव में रुकते हैं तो उनसे चर्चा कर लेते हैं। और जब हम लोग फील्ड में रहते हैं तो फील्ड में भी हर गांव में ग्राम पंचायत स्तर पर जब दौरा करते हैं तो गांव वालों से, पीड़ितों से उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनका दर्द जानते हैं। तो
ये तो विधायक के लिए प्रोटोकॉल होता है कि जब किसी सरकारी रेस्ट हाउस में जाएंगे तो वहाँ पे उनके लिए खुलेगा और उनको बैठने का और उनके लिए व्यवस्थाएं रहेगी। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम फील्ड स्तर पे, ग्राम स्तर पे, गांव-गांव जाकर, इंटीरियर एरिया में जाकर उनकी सुने, उनकी लिए समस्याओं का समाधान करें। अभी आपने कहा था कि अधिकारियों से बात करने का मौका मिल जाता है, पावर आ जाती है। कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था बैतूल का, कलेक्टर साहब को डांट रहे थे आप, तो क्या विषय क्या था, वो हुआ क्या था उस दिन? देखिए, हम जनता के हितों की, मुद्दों की लड़ाई हमेशा प्रशासन से और विधानसभा में हम लड़ते हैं। कलेक्टर साहब को फॉरेस्ट में हमारे आदिवासी भाइयों को क्या कई बार प्रशासनिक अमला वन विभाग जाता है और आदिवासी भाइयों को जंगलों से, आप अवैध रूप से रह रहे हैं, आप के पास पट्टा नहीं है, आपके पास अधिकार नहीं है करके उनके जो पीढ़ी से जंगलों में रह रहे, क्योंकि हमारे आदिवासी भाइयों के पास कभी ये रिकॉर्ड रहा नहीं, तो परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जंगलों में रहते आए और उनके पास इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर पाए। ऐसी स्थिति में कई बार वन विभाग जाता है, आदिवासियों के घर जला देता है, कई बार आदिवासियों के ऊपर गोली चला देता है, कई बार उनको जंगलों से बेदखल कर देता है। तो हमने इसी संबंध में बैतूल के ग्रामीण क्षेत्र की घटना थी, उस संबंध में बैतूल कलेक्टर को पत्र लिखा था हमने। 1 पत्र लिखा, 2 पत्र लिखा, 3 पत्र लिखा। तो उस लिखने के बाद भी जब कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने बैतूल कलेक्टर के ऊपर विशेष अधिकार का हनन का नोटिस जारी किया था और हमने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अगर यही आपका रवैया रहा तो निश्चित ही आपके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। तो जहाँ पे भी प्रशासन हो, मंत्री हो, सरकार हो, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कई बार विधानसभा में स्पष्ट रूप से उनसे सवाल पूछते हैं कि आपने अनुसूची 5 अब तक लागू क्यों नहीं करी, पैसा कानून क्यों नहीं लागू किया। इसके लिए हमने विधानसभा के भीतर लड़ाई करी थी और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था और आज पैसा लेके आना पड़ा उनको। तो ये हमारी लड़ाई हमेशा संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक व्यवस्था के भीतर रहकर और संवैधानिक अधिकारों के लिए रही है, जनता के लिए रही है, जनता के हितों के लिए रही है, चाहे उसमें किसान भाई हो, हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे हमारे माझी समाज के लाखों भाई हो जो आज भी उनसे परंपरागत जो उन मछुआरे कम्युनिटी का उनका हक था, आज बड़े बड़े डैम बांध बनाकर उनसे उनका जो अधिकार छीन लिए, प्रोफेशनल ठेकेदारों को ठेके दे दिए। हमारे किसान भाइयों की बात हो, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग या पिछड़े वर्ग की बात हो, अभी पिछड़े वर्ग में भी अभी हमने कल सीधी महापंचायत में जैसे हमें साहू समाज के युवा साथी मिले थे, उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में उनकी संख्या 50 लाख है, लेकिन न तो राजनीति में न प्रशासन में उनकी कोई भूमिका नहीं, कोई भागीदारी नहीं है। तो जी हमारा मकसद रहता है कि इस लोकतंत्र में जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने समानता की बात कही थी, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तो हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को उनको अधिकार समान रूप से मिले। इस देश में जो गरीबी और अमीरी के बीच की खाई है, आज वर्तमान में 2-3% लोगों के पास में देश की लगभग सारी संपत्ति का, धन दौलत का अधिकार है, उनके पास इतनी संपत्ति है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं हमें चाहिए जो जिसमें गरीब और गरीब होता जाए और अमीर होता जाए, सबको बराबरी की संपत्ति हो, ऐसा भारत देश हम चाहते हैं और इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी एक सोशल मीडिया पे पुरानी आईडी जो है, सोशल मीडिया पे एक फोटो डली हुई है बच्चों को पढ़ाते हुए, नीचे बच्चे बैठे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं। तो क्या दिल्ली में पढ़ाया करते थे कि गांव पे पढ़ाया करते थे, क्या था वो? कोचिंग संस्थान चलाई जाती थी जयस? जी, हमने जयस के माध्यम से आदिवासी इलाकों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हमने धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन जैसे आदिवासी बहुल्य इलाकों में निःशुल्क कोचिंग संस्थान खोले हैं। आज भी मेरे मनावर विधानसभा में बिरसा मुंडा निःशुल्क कोचिंग संस्थान है, जहाँ पर यूपीएससी से लेके पीएससी से लेके और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क पढ़ाई जाते हैं। और कभी कभी मौका मिलता है तो हम भी बच्चों को प्रशिक्षण के लिए क्लास ले लेते हैं, और चाहे स्कूल हो चाहे कोचिंग सेंटर हो। तो हमारी कोशिश हमेशा रही है कि कम से कम हमने जो सीखा है, जो साइंस 11th-12th के बच्चों को या पीएससी यूपीएससी के बच्चों को जो भी हम नॉलेज अब तक लिया है, तो उस नॉलेज को उनके साथ में मिलकर हम शेयर करते रहता हूँ। जब भी मौका मिलता है कोचिंग संस्थाओं में हम जाते हैं, और हमारे युवाओं की यही खासियत है कि वो शिक्षा के क्षेत्रों में पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में बहुत बेहतरीन काम किया है। और आज जयस जैसे संगठन ने वैचारिक क्रांति के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी और सामाजिक क्रांति के साथ साथ राजनीतिक क्रांति भी लेके आए कि नए युवा
पढ़े लिखे युवा आज राजनीति में आकर अपने अधिकारों के लिए लड़े। एक हम लोगों ने उनको मोटिवेट किया और आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में लगभग हर विधानसभा क्षेत्रों में 90% सरपंचों के नए सरपंच बने वो जयस युवा लोग बने हैं। सरपंच बना लिए, जनपद सदस्य बना लिए, विधायक बन गए। बचपन में शैतानियां करते थे आप? देखिए, अब बचपन में शैतानियां तो सिंसियर बॉय थे कि घर पे टिप टॉप होके घर से निकले स्कूल तो बिल्कुल यथावत जैसी शर्ट पहन के गए, घर भी वैसे ही वापस आते थे। इतना अनुशासन बचपन से नहीं सीखा, घर वालों ने जरूर सिखाया, लेकिन उनकी बात सुनी, सारी बातें सुनी है, लेकिन कितनी बातें मानना नहीं मानना ये आदतें बचपन से ये आप पे निर्भर करता था? पर निर्भर रहा है। हमने स्कूलों में भी घर से स्कूल के लिए निकलते थे, लेकिन कई बार नदी में नहाने के लिए निकल जाते थे, कई बार हम लोग मूवी देखने चले जाते थे, कई बार गेम्स खेलने के लिए हम लोग स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट खेलने निकल जाते थे। तो कई बार हम क्लास से गच्चा दिया है हमने। हम बहुत ज़्यादा सिंसियर टाइप का स्टूडेंट तो मैं नहीं रहा हूँ, लेकिन एक चैलेंज रहा है जीवन में बचपन से कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, और ये जज्बा शुरू से था। और उस जज्बे के खातिर आज मैं MD जनरल मेडिसिन में PG करने के बाद आज विधायक तक बना हूँ। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे अच्छा नेता कौन लगता है आपको? सबसे अच्छा राजनेता कौन लगता है? कि मैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेताओं को मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसा नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो उनका मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं, और उनको मैं एक राजनीतिक पार्टी के नेता के तौर पे नहीं देखता था। हमेशा मेरा नज़रिया उनको एक देश के नेता के तौर पे रहा है, और वो बेहतरीन लीडर रहे इस देश के। आज मेरे लिए गर्व का विषय है कि हमने अटल बिहारी जैसे लीडर को देखा है इस देश में। शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपकी बात मानते हैं, आपके विषय को उठाते हैं, आपके विषय को स्वीकृति देते हैं, आपकी शादी में नाचते हैं, तो इस विषय में क्या कहेंगे कि शिवराज जी से नज़दीकियां हैं तो कहीं ना कहीं आगे भारतीय जनता पार्टी में भी स्टैंड करने का मौका? देखिए, एक अच्छे लीडर की यही खासियत है कि इस लोकतंत्र में जनता की सुनी जाए, और हम तो जनता है। और शिवराज सिंह चौहान जी की एक अच्छे लीडर के तौर पर एक खासियत है, और वो उन मापदंडों में खरा उतरते हैं। हमने उनको शादी के लिए आमंत्रित किया। एक छोटे से गांव में, आज़ाद भारत के इस 75 काल में एक छोटे से आदिवासी गांव में वो गए। उनके लिए हमारा सम्मान है, बिल्कुल हम दिल से सम्मान है। पार्टी अपनी जगह है, लेकिन एक लीडर के तौर पे वो एक अच्छे लीडर हैं शिवराज सिंह चौहान जी। और जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए हमने, ये बात सही है कि विधानसभा में जिन जिन मुद्दों को हमने रखा है उनको शिवराज सिंह चौहान जी ने आज अपने वादे के अनुसार पांचवी अनुसूची की बात भी वादा है, अभी अधूरा है, लेकिन पेशा कानून कम से कम वो लेके आए। भले एक पेशा कानून के नियम इतने सख्त बनाना चाहिए थे, इतने मजबूत बनाना चाहिए, नहीं बनाए, लेकिन कम से कम लेके आए हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी अच्छे लीडर हैं, और हमारे आदिवासी क्षेत्रों में आते हैं और आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत अपेक्षाएं उनसे। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं अभी भी आदिवासी क्षेत्र में, हमारे धार, झाबा, बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल इलाके में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ रेलवे लाइन नहीं है। तो ये भी गंभीर विषय, तो उनको देखना चाहिए। और आदिवासी इलाकों में शिवराज सिंह चौहान जी ने, कमलनाथ जी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं। आदिवासियों के भीतर, आदिवासी युवाओं के भीतर स्वावलंबन के लिए, युवाओं को उद्योग के क्षेत्र में ले जाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कमलनाथ जी ने भी अच्छे काम किए हैं। तो ये ऐसे लीडर हैं जो प्रदेश और देश के जनता का दुख दर्द जानते हैं, लेकिन बहुत अपेक्षाएं अभी हमको हमारे लीडरों से। पार्टी अपनी जगह है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस देश
प्रदेश और प्रदेश के भीतर अंतिम पंक्ति में खड़े वर्गों के विकास के लिए बहुत कुछ करना भी बाकी है। और व्यक्तिगत तौर पे कमलनाथ जी हो, शिवराज सिंह चौहान जी हो, एक बड़े अनुभवी लीडर हैं। हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि आदिवासियों के साथ साथ अन्य वर्ग के भी गरीब हैं उनके भी विकास के लिए बेहतरीन काम करे, ऐसे लीडरों से मैं अपेक्षा करता हूँ। जैसे ही आपके घर में एंट्री करते हैं भोपाल वाले, तो बाहर आपका नाम लिखा है डॉक्टर हीरालाल अलावा। कांग्रेस की पट्टी नहीं लगी, कोई भी हरा लाल सफेद निशान नहीं बना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आप विधायक हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब जो हैं वो जयच के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, लेकिन विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, टिकट कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया था। तो ऐसा क्यों कभी कभी लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी से आप भी मतलब थोड़ा सा एक कदम बगल में ही खड़े होते हैं, मतलब क्या है ये? मतलब देखिए, जयस की एक अपनी विचारधारा रही है। हमने आदिवासियत के लिए, आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के लिए, 5वीं अनुसूची को लेके, पेशा कानून को लेके, वन अधिकार कानून को लेके हमेशा मुखर रहे हैं हम लोग। और हम लोगों ने हमेशा ऐसे मुद्दे जिनको आज़ाद भारत के इस 75 साल में बहुत कम आदिवासी नेताओं ने प्रमुखता से सदन में उठाया है, उन मुद्दों की लड़ाई जयस लड़ रहा है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनके नेताओं को आज भी 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और आदिवासियों, जंगलों में रहने वाले, पीढ़ियों से जंगलों में रहने वाले आदिवासी भाइयों से इनको बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आप कांग्रेस से हैं कि भाजपा से? मैं तो स्वतंत्र हूँ। मैं एक एमएलए किसी पार्टी का मानने के बेहतर, हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा फैन और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे लोकतंत्र में विधायक बनने का मौका दिया। तो कांग्रेस पार्टी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान तो है। आज विधानसभा में उनके चिन्ह की बदौलत पहुंचा, नहीं तो अन्यथा मैं विधानसभा में नहीं पहुंच पाता। तो लेकिन हमने कहा है कि देखिए, जो हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, किसी पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है। और जो पार्टी आदिवासियों के मुद्दों को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेगी, जो पार्टी आदिवासियत को बचाने के लिए काम करेगी, और जो पार्टी गरीब आदिवासी युवाओं को रोजगार, पलायन, कुपोषण, भुखमरी से मुक्ति दिलाएगी, हमारा युवा उनका समर्थन करेगा। अब इसमें कौन करेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमने दरवाजे सबके लिए खुले रखे हैं। गाने वाने सुनने का शौक है? बिल्कुल। गाने देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्री समय में गाने सुनते हैं, नितिन गडकरी जी भी कई बार बोल चुके हैं हमें गाने सुनने का शौक है, कमलनाथ जी भी बोलते हैं कि भाई मनोरंजन तो जरूरी है। नहीं, बिल्कुल गाने सुनने का, फिल्में देखने का, बॉलीवुड की हो चाहे साउथ की मूवी हो चाहे हॉलीवुड की फिल्में हो, ये बचपन से शौक रहा है। और फिल्मी गानों के हम दीवाने हैं, फिल्मों के दीवाने हैं और लोकतंत्र के भी दीवाने हैं। तो ये शौक। मूवी कौन सी लगती है? देखिए, हमको बॉलीवुड में अगर कहा जाए तो हमारी फेवरेट मूवी बाहुबली है। अच्छा। और हॉलीवुड में अलेक्जेंडर द ग्रेट मूवी है। और साउथ में, साउथ की तो सभी मूवियाँ अच्छी लगती है ना। साउथ के सारे सुपरस्टार अच्छे लगते हैं हमारे। साउथ आजकल ट्रेडिशन के हिसाब से काम, देखिए साउथ बढ़िया, मतलब जो लॉजिकल मूवी, अभी जो एक नई मूवी आई कांतारा जिसकी जी तो वही बड़ी, मतलब उसको देखने वाली। देखिए, साउथ सिनेमा ने इस भारत की संस्कृति को बहुत गहराइयों से जाना है और समझा है, और उसी भारत की संस्कृति के अनुरूप वो फिल्में बना रहे हैं। आज कांतारा मूवी साउथ में जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी है, उनकी जो कल्चरल धार्मिक परंपराएं हैं, उसको लेकर बनाई गई है। और आज हमें प्राउड होता है कि आज आदिवासी समाज को, जहाँ तक अभी तक ये बॉलीवुड जिंगालाला के रूप में दिखाता था उनको, जहाँ आधे पत्ते में पहने हुए उनको डांस करते हुए दिखाया करता था बॉलीवुड, जहाँ पे साउथ सिनेमा ने आदिवासियों को एक क्रांतिकारियों के रूप में जगह दी है। आज कोमराम भीम के ऊपर RRR जो मूवी बनाई है साउथ ने, एक पूरे देश के इतिहास में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया कि आदिवासी समाज में भी ऐसे क्रांतिकारी होते हुए हैं। चाहे बिरसा मुंडा, हमारे वीर गुंडाधुर, हमारे टंटे भील ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं। इस बात को साउथ सिनेमा ने प्रमुखता से स्वीकार किया और उन्होंने
इस देश को दिखाया है। बॉलीवुड ने कहा आदिवासियों को, बॉलीवुड ने तो अभी भी वही दिखाया है जो जिंगालाला के रूप में दिखाया करते थे। तो साउथ सिनेमा आज बहुत आगे निकल चुका है और इस देश की संस्कृति को, इस देश के व्यवहार को और इस देश के ग्रामीण परिवेश को समझकर मूवी बना रहा है। और आज बॉलीवुड से बहुत आगे निकल गया साउथ सिनेमा। तो देखो इस देश में चाहे बॉलीवुड हो हॉलीवुड हो, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, इस देश की संस्कृति को स्वीकार करना पड़ेगा, इस देश के ग्रामीण परिवेश को स्वीकार करना पड़ेगा और जो इस देश की प्रकृति को स्वीकार करेगा वो आगे बढ़ेगा। ये तो सत्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा देश का एक करोड़ों आदिवासी समुदाय के युवा हैं, समाज है, बहुत भोला भाला समाज है, सच्चा समाज है और ये प्रकृतिवादी लोग हैं और कभी किसी का बुरा नहीं करते, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं और हम भी उन्हीं में से एक है। तो हमारा भी इस देश प्रदेश और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक मजबूत इरादा है। बाकी वक्त के साथ जैसे ही प्रकृति का आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद, हमारे पुरखों का आशीर्वाद मिलेगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हम आ रहे थे बच्चे लोग बोल रहे थे कि विधायक जी गाने वगैरह सुनते हैं, हमने कहा सुनते हैं, कहो तो सुनवा दें। तो एक आध कोई अगर पसंदीदा कोई गाना हो तो 4 लाइन हो जाए इसकी। जी बिल्कुल। बहुत आई गई यादें, गजब, ये तो आपको फोन लगाते हैं तो यही डायलर ट्यून है, यही बजती है आपकी बाहर तुम ही आना। नहीं, ये सब बॉलीवुड हॉलीवुड सब हमारी फेवरेट रहा है। अब हम अंतिम कड़ी की ओर चलते हैं। तो जो सभी का प्रश्न है, पूरा मध्य प्रदेश जानना चाहता है कि जयेश स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ेगा या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी चर्चा करने के बाद ये हम अपेक्षा करते हैं कि आप हमें इस बात का खुलकर उत्तर देंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में और 2023 के विधानसभा चुनाव में हम लोग राजनीति को नए आयाम देंगे, इतना तय है। और स्वतंत्र युवा नेतृत्व के तहत 2023 के चुनाव में लगभग 80 विधानसभा सीटों पर युवाओं को हम ग्राउंड पे तैयारी करा रहे हैं, ये बात भी तय है। और लगभग 80 विधानसभा सीटों का जो हमने कैलकुलेशन करके, जहां पर 47 आरक्षित और 30 से 35 सीटें जहां पर 40 से 50,000 से 80,000 के वोटर्स हैं, प्रभावी हैं हम लोग। तो अगर हम लोग स्वतंत्र युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम स्वतंत्र युवा नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वक्त में और स्थिति परिस्थिति क्या होगी, क्या बदलेगी, क्योंकि राजनीति में कई बार बहुत सारी चीजें बदलती है, तो वक्त के साथ हमको भी बदलना पड़ सकता है, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन आज दिनांक को जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो आज की तारीख में 12 दिसंबर 2022 को हम स्वतंत्र रूप से तैयारी कर रहे हैं और आगे हमारी स्वतंत्र रूप से नेतृत्व की तैयारी बढ़ रही है आगे। और मध्य प्रदेश की राजनीति में हम किसी भी राजनीतिक दल के, आज की तारीख में हम लोग किसी भी राजनीतिक दल के सपोर्ट में तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक युवा नेतृत्व, स्वतंत्र नेतृत्व की दिशा में तैयारी कर रहे हैं। अगर भाजपा बुलाएगी तो भाजपा के साथ भी देखिए, हमारे विकल्प भाजपा, कांग्रेस, ये जितने भी देश की राजनीतिक दल है, सबके लिए हमारे विकल्प एक तरह से खुले, क्योंकि हमारे मुद्दे, हमारे स्थान हमारा और लीडर हमारे, ये हम लोग तय करेंगे। सब लोग हमने स्पष्ट कर दिया। अब हमारे मुद्दों को कौन स्वीकार करेगा, किसके अंदर जिगरा है, किसके अंदर इतनी बहादुरी है, किसके अंदर इतना बड़ा सोच है, वो वक्त तय करेगा। लेकिन हमने हमारे मुद्दे अनुसूची 5, अनुसूची 6, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आदिवासियों को जंगलों में सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे देना, और हमारे मछुआरा समाज के जो लाखों भाई है उनको जो ठेके छीन ले गए वो ठेके देना, मछुआरा समाज, धनगर समाज, बंजारा समाज और पिछड़े वर्ग की कई जातियां जयेश संगठन से जुड़ रही है। तो उन सब की भावनाओं पे कौन खरा उतर सकता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन हम उतरेंगे, जयेश उतरेगा, इस बात की दावे के साथ गारंटी दे रहा है। अब जनता हमारे ऊपर कितना भरोसा करती है, ये वक्त बताएगा। तो डॉक्टर साहब, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता अपना सिर नहीं खुजाते कि ये इंसान जो है वो हमने टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा, और कभी खुल के बोलते ही नहीं है हमारे पक्ष में? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में जयेश ने 2018 में बड़ी भूमिका निभाई। अब इस बात को कांग्रेस स्वीकार करे नहीं करे, अभी 2023 में पता चल जाएगा। और
कांग्रेस देश के प्रति, युवाओं के प्रति क्या सोच रखती है उसको अभी स्पष्ट करना पड़ेगा। कांग्रेसियों जयस का डीएनए एक है, वो देखिए सबके अपने अपने विचार होते हैं। देखिए जयस के अपने विचार हैं, जयस के अपने युवा हैं, जयस का अपना ग्राउंड है। आज हम लोग ग्राउंड पे, फील्ड पे, गांव गांव जाकर काम कर रहे हैं। आज आदिवासी क्षेत्रों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में 80% अगर सरपंच जीते तो कांग्रेस बीजेपी की नहीं, जयस के समर्थन में जीते हैं, जयस से जीते हैं। तो जयस एक अलग क्रांति है, अब इसको स्वीकार करने के लिए जिगरा चाहिए। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितना बड़ा जिगरा है, आने वाला वक्त बताएगा। तो इस बात के लिए खोल दिया जाए कि 80 सीटों पर, 80 विधानसभा सीटों पर जयस अपने पीले झंडे के साथ चुनाव लड़ेगा विधानसभा का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात, इस बात की घोषणा डॉक्टर साहब ने कर दी है कि 2023 का विधानसभा चुनाव, और चुनाव में 80 सीट पर जयस स्वतंत्र तरीके से पीले झंडे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर हीरालाल अलावा जो कि विधायक हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, बड़ी विस्तृत बातचीत हुई, और अभ्युदय की ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। युवा नेतृत्व के विचार, मन में क्या बातें हैं, किस प्रकार से चुनौतियां उनके जीवन में आई थीं, और आज के समय में परिवर्तन क्या आए हैं, घर वालों का क्या मानना था, ये सारी बातें आपको हर एक युवा नेतृत्व के, हर एक युवा नेता के साथ आपको सुनने मिलेंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आयुध की इस खास सीरीज अभ्युदय को एंजॉय करते रहिए, आनंद लेते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।